नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का सृष्टि क्लासेस भुसावर यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं, जैसा कि आपसे ऑनलाइन क्लास में भी बात हुई थी, बात करने वाले थे 104वें संविधान संशोधन को लेकर। उससे पहले एक बार बात कर लें कि संविधान संशोधन प्रक्रिया होती क्या है। पहले हम ये समझ लें, 104वें संविधान संशोधन को समझें। उससे पहले ये समझ लें कि संविधान संशोधन प्रक्रिया होती क्या है और कैसे होती है, क्या इसकी पूरी प्रोसेसिंग है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इससे पहले संविधान संशोधन प्रक्रिया को समझते हैं। बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया को लेकर। संविधान संशोधन प्रक्रिया में सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया। जब संविधान संशोधन को लेकर बात करें, उससे पहले हमें पता हो कि संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग की बात करें, भाग 20 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद भी कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग 20 अनुच्छेद 368। तीसरी बात, किस देश से ली गई है। यह प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अब अनुच्छेद 368 में अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 368, भाग की बात करें भाग 20, और किस देश से ली गई है तो देश है दक्षिणी अफ्रीका। थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है। संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है। तो संविधान संशोधन की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 368(1) जो संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है, तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है अनुच्छेद 368(1) के तहत। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 368(2) की। अनुच्छेद 368(2) में देखें, 368(2) ये बात तो नहीं करता कि अकेली शक्ति केवल संसद को ही है। ये विधानमंडल के महत्व को भी बताता है कि संविधान संशोधन में विधानमंडल की भूमिका क्या है। संविधान संशोधन में विधानमंडल की भूमिका क्या है। तो अनुच्छेद 368(2) पहले तो संसद के दोनों सदनों के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान संशोधन का विधेयक राज्यसभा में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है और लोकसभा में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब स्पष्ट है कि प्रस्ताव संविधान संशोधन का किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे हम केवल लोकसभा में ला सकते हो या केवल राज्यसभा में ला सकते हो। किसी भी सदन में लाया जाता है और दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होता है कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मत देने वालों के
मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, विशिष्ट बहुमत हो जाता है 2/3 बहुमत, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पारित करना पड़ता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अधिकार है संविधान संशोधन का विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मत देने वालों के 2/3 बहुमत, विशिष्ट बहुमत से। इसके बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है। और यहां तक हम देखें, यहां तक हमें विधानमंडल की कोई भूमिका देखने को नहीं मिली है। विधानमंडल की भूमिका को भी अनुच्छेद 368(2) स्पष्ट करता है। यहां 2/3 बहुमत, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 बहुमत, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और तब अधिनियम का रूप लेता है। जैसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में बात करेंगे, यह 126वां संविधान संशोधन अधिनियम है और इसके बाद ही जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं, उसके बाद यह रूप ले पाया है अधिनियम का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहां तक हम देखें 368(2) में बात कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किसी में पुनः स्थापित किया जा सकता है कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मत देने वालों के 2/3 बहुमत से। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के सहित तब अधिनियम बनता है। आगे इसी 368(2) में बात करें, अनुच्छेद 368(2) ही यह कहता है कि कुछ संशोधन ऐसे हैं, हो सकता है कि संशोधनों को ही पूछ ले कौन से ऐसे संशोधन हैं, तो अनुच्छेद 368(2) की ही बात करें, अनुच्छेद 368(2) ही यह बताता है कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। कौन कौन से ऐसे संविधान संशोधन हैं उनके बारे में चर्चा करें जिनमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। देखिए, चलिए चलते हैं उन संशोधन की ओर जिनमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन कम से कम आवश्यक होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि संविधान संशोधन में विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है। विधानमंडल निश्चित रूप से कुछ संशोधनों में भूमिका निभाता है। यहां देखें, सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, और इसमें निर्वाचक मंडल शामिल होता है। अब अगर संसद बिना विधानमंडल के अनुसमर्थन के इसमें संशोधन कर सके तो फिर होगा क्या? संसद कभी भी, जो आज विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं, इन्हें इस निर्वाचक मंडल में संशोधन करके कभी भी विधानसभाओं को बाहर कर सकती है। इसीलिए कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक होता है अनुच्छेद 54 में संशोधन करने के लिए। नंबर 2 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में
संशोधन करने के लिए आधे से कम आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। आगे बात करें भाग 5 अध्याय 4 संघ न्यायपालिका में बिना विधानमंडलों के अनुसमर्थन के संशोधन नहीं किया जा सकता। नंबर 4 भाग 6 अध्याय 5 राज्यों की न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित संघ न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बात करते हैं। यहां बात करें भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय की। राज्यों के उच्च न्यायालय में भी संशोधन हम बिना विधान मंडलों के अनुसमर्थन के नहीं कर सकते। भाग 11 अध्याय 1 उच्च न्यायालय की बात की है। यहां न्यायपालिका भी क्या, यहां डायरेक्ट राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है। भाग 11 अध्याय 1 बात करता है विधायी शक्तियों के वितरण को लेकर। कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, तब भाग 11 अध्याय 1 विधायी शक्तियों के वितरण में संशोधन संभव होता है। आप नोट कर लें, कई सारी चीजें हैं जो इसमें पूछी जा सकती हैं। एक हम बात करें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर तथा इस अनुच्छेद 368 के अनुबंधों में, यानी कि डायरेक्ट संसद 368 में ही कर दे, उसके बाद विधानसभाओं का विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए 368 के अनुबंधों में भी बिना इसकी मर्जी के, बिना विधानमंडलों के अनुसमर्थन के नहीं किया जा सकता संशोधन। और लास्ट हम देखें विधानमंडलों के संशोधन में, विधानमंडलों के संविधान संशोधन में हम देखते हैं अनुसूची 7 में भी, अनुसूची 7 जिसमें कि हम सबको ज्ञात है, मालूम है, अनुसूची 7 में, अनुसूचित 7 में तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संसद बिना राज्यों के विधानमंडल के समर्थन के इनमें परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं तो संसद अपने हिसाब के, अपने मतलब के महत्वपूर्ण विषयों को सबको संघ सूची में शामिल कर देगी। इसीलिए इसमें भी बिना विधानमंडलों के अनुसमर्थन के संशोधन संभव नहीं है। हम एक चीज और देख लें यहीं पे कि अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में
मूल संविधान में कितने विषय थे? 70 में। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 66। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, वर्तमान में देखें, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यानी कि राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं। अब पहले तो हम यही देख लें कि पूछ लिया जाता है राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं जिन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो हम 2 दिन ऑनलाइन क्लास में वन और वन्यजीव पढ़ के आए हैं, तो हमने बात की कि वन और वन्यजीव पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, उन्हें अब समवर्ती सूची के विषय बना दिया गया है। तो सबसे पहले वन्यजीव शिक्षा, वजन व माप, वजन माप के अलावा न्याय प्रशासन, ये 5 विषय हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसीलिए राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे जो अब 61 रह गए और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो अब संख्या 52 रह गई है। और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची में शामिल होते हैं जिनका हमें पता हो। समवर्ती सूची में ही आर्थिक योजना, योजना आयोग, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये कई सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, ये सभी विषय समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों में अब यहां 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए हैं वो वन्यजीव, शिक्षा, वजन माप और न्याय प्रशासन, इसके अलावा आर्थिक योजना है, योजना आयोग है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, आपराधिक मामले हैं, दंड प्रक्रिया है, विद्युत है, ये सभी समवर्ती सूची के प्रमुख विषय हैं। बात करें संघ सूची को लेकर तो संघ सूची में हम देखते हैं सेना, रक्षा, विदेश मामले, बैंक, बीमा, डाकघर के अलावा देखते हैं संचार, परमाणु, नागरिकता, जनगणना, ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो संघ सूची में शामिल होते हैं। इनके अलावा भी हम देखें शेयर बाजार है, ये सभी विदेशी मामले हैं, ये सभी शेयर बाजार है, रिजर्व बैंक है, ये सब संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। संघ सूची के अलावा तीसरी जो सूची है राज्य सूची, जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में हम देखें पुलिस, इसके साथ संविधान संशोधनों के साथ हम संविधान संशोधन प्रक्रिया भी समझेंगे, 104वां संविधान संशोधन भी देखेंगे और अभी हाल ही में जो 100 से ऊपर संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और इनके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। राज्य सूची में शामिल विषय हैं पुलिस, लोक व्यवस्था,
स्वच्छता, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, भूमि सुधार, ये सारे वो महत्वपूर्ण विषय हैं जो शामिल होते हैं राज्य सूची में। एक सड़क है, ये सभी यहां राज्य सूची के विषय हैं। हम इन विषयों को लगभग याद रखें कि लगभग कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। बात करते हैं आगे। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसमें कई सारे संविधान संशोधन ऐसे हैं कि संसद अपने सामान्य बहुमत से और उपस्थित होने वालों के विशिष्ट बहुमत से संशोधन कर देती है। लेकिन कई सारे संशोधन ऐसे हैं जो हमने देखे अभी यहां, जिनमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। चलते हैं आगे, बात करेंगे 104वें संविधान संशोधन को लेकर। 104वां संविधान संशोधन 2020। सबसे पहले बात करें, ये विधेयक कौन सा है? विधेयक है, विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो यह विधेयक है 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। एक 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 और यह अधिनियम है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। विधेयक जब पारित होता है तब अधिनियम का रूप लेता है, अधिनियम बनता है। संविधान संशोधन अधिनियम 2020, इसके द्वारा SC ST के आरक्षण को बढ़ाया गया है तथा SC ST के आरक्षण को बढ़ाया है और जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था उसे समाप्त किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। यहां पूछ लिया जाए इस विधेयक को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो 9 दिसंबर 2019 को, और अपने कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा रखा गया। इसने अधिनियम का रूप लिया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। इसमें लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 अनुच्छेद को पूछ सकता है क्योंकि इसमें अभी संशोधन हुआ है, विशेष है, इसीलिए इस अनुच्छेद के बारे में बात कर सकता है तथा विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व उचित नहीं होने पर एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। अनुच्छेद 333 इसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद
332 332 की बात करें या अनुच्छेद 330 की बात करें, 330 और 332 SC ST के आरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST का आरक्षण, और आप सबको याद है SC की 34 सीट राजस्थान में रिजर्व हैं और ST की 25 सीट राजस्थान में रिजर्व हैं। इस तरह राजस्थान में कुल आरक्षित सीट 59 है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण, इस आरक्षण को इसी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा बढ़ा दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक। याद रखें, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 331 को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 333 को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 331 यहां लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अनुच्छेद 333 विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। दोनों ही अनुच्छेदों को, इन दोनों ही जो आरक्षण थे लोकसभा और विधानसभा में, इन दोनों को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 बात करता है विधानसभा में SC ST के आरक्षण की। राजस्थान विधानसभा में SC की 34 सीट और ST की 25 सीट, कुल मिला के 59 सीट आरक्षित है। बात करता है अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के आरक्षण की, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है। यह संविधान संशोधन विधेयक है 126वां, जिसे 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया लोकसभा में, और लोकसभा में पेश किया गया रविशंकर प्रसाद के द्वारा। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में रविशंकर प्रसाद के द्वारा। इससे पहले हम बात करके आए संविधान संशोधन प्रक्रिया को लेकर। संविधान संशोधन प्रक्रिया में किसी भी सदन में विधेयक को पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगला बात करें अनुच्छेद 334 को लेकर। इस 334 में स्पष्ट है कि इस विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष पश्चात ना रहना स्पष्ट करता है। तो इसका 70 वर्ष पश्चात ना रहना, तो यह एंग्लो इंडियन वाला भी और SC ST वाला भी 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था। 25 जनवरी 2020 को इसके 70 वर्ष पूरे हुए हैं। यहां 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन SC ST के आरक्षण को 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, एंग्लो इंडियन के द्वारा, एंग्लो इंडियन है क्या? या एक चीज और देख लें कि इसे एंग्लो इंडियन या SC ST का सबसे पहले कब बढ़ाया गया, तो सर्वप्रथम बढ़ाया गया 8वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा, और एंग्लो इंडियन वाला तो अंतिम बार बढ़ाया गया, अंतिम बार 55वां संविधान संशोधन 1965
2009 और ये यहाँ आके 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा तो समाप्त ही कर दिया गया है। अंतिम बार बढ़ाया गया 95वां संविधान संशोधन 2009, सर्वप्रथम बढ़ाया गया 8वां संविधान संशोधन 1960। और हम बात करें कि कौन से ऐसे 2 सदस्य हैं जिन्हें अंतिम बार मनोनीत किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए 2 सदस्यों में रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर। जो अंतिम बार मनोनीत किए गए हैं रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर, ये लोकसभा की सदस्य संख्या को भी प्रभावित करता है। यहां तक देख लें फटाफट से, संविधान संशोधन 104 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, तो इसीलिए हो सकता है पूछा भी जाए, इसलिए हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आपकी पुलिस की परीक्षा हो या नीट की परीक्षा हो या सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, सबसे संबंधित रहेगा और ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो देखें, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, इसके लिए इस आरक्षण को सर्वप्रथम क्यों दिया गया, जबकि एंग्लो इंडियन कौन, एंग्लो इंडियन वे हैं जिनके माता या पिता यूरोपियन हों या एक माता या पिता भारतीय हों, उनसे उत्पन्न पुत्र हैं, उनसे उत्पन्न पुत्र पुत्रियां संतान एंग्लो इंडियन हैं। तो एंग्लो इंडियन तब भी अच्छी पोस्ट पे, अच्छे पद पे होते थे, इन्हें आरक्षण की आवश्यकता क्या। लेकिन उस समय फ्रैंक एंथोनी के द्वारा विशेष प्रयास किए गए, जो नेहरू जी के करीबी थे, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय इन्हें 8 बार लोकसभा में मनोनीत किया गया एंग्लो इंडियन के रूप में। एक ही व्यक्ति को 8 बार मनोनीत किया जाए तो कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है, रिश्ते निभाने वाली। 8 बार मनोनीत किए गए। अब यहां दूसरी बात जो आपसे डायरेक्ट प्रश्न करेगा कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछता है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या, तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो पहले हम पढ़ते थे 545, और 545 पढ़ते थे कैसे, 543 निर्वाचित होके, 2 मनोनीत होके, और अब हम वर्तमान सदस्य संख्या पढ़ेंगे 543, क्योंकि मनोनीत को खत्म कर दिया गया है। मनोनीत एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है यहाँ आरक्षण, एंग्लो इंडियन को कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा हम देखें यहां कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन है। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है जीएसटी को लेकर, संबंधित है जीएसटी को लेकर। 101वां संविधान संशोधन अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इससे जीएसटी को लागू किया गया। ये विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था 122वां, ये अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपसे ज्यादा बात करेगा कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी को लेकर संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। बात करें 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 एनसीवीसी को, यानी कि राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इसमें जो अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 ख, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, एनसीवीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, थावरचंद गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बात करें 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 संबंधित है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को लेकर। ये दोनों ही थावरचंद गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किए गए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहां सामान्य वर्ग का जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसे 10% आरक्षण दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन है ये। 103वां संविधान संशोधन 2019। 104वां जो संविधान संशोधन है उसको हम पढ़ के आए हैं। 104वें संविधान संशोधन को हम पढ़ के आए हैं अभी हम देखेंगे 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 वो पढ़ के आए हैं। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 जो राज्य को ओबीसी सूची बनाने की परमिशन देता है, यानी कि पहले केंद्र के द्वारा सूची बनाई जाती थी ओबीसी की, और अब ओबीसी की सूची बनाने का जो अधिकार दिया है, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार यहां राज्य को दे दिया गया है। ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इस तरह से हमने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम को समझने के साथ ही बात की संविधान संशोधन प्रक्रिया की। कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं जिन्हें करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, क्या प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, किस देश से ली गई है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। इसके अलावा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से समझा। इसके साथ और जो 1-2 संविधान संशोधन अभी हुए हैं हाल ही में, उनके बारे में चर्चा की। कल फिर मिलते हैं आपसे। इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके काम के हैं, आपके मतलब के हैं, महत्वपूर्ण हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे और चर्चा करेंगे 15वीं विधानसभा में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।